माध्यमिक परीक्षा 2024। दोस्तों कक्षा 10वीं के लिए हिंदी के पेपर आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम हिंदी के पेपर है जो फर्स्ट नंबर का पेपर है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ पूरा पेपर है हम सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है साथियों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। और बोर्ड के द्वारा जो जारी किए गए पेपर है और साथ ही साथ जो क्वेश्चन पेपर मैंने ऑलरेडी आपको बताया था उन्हीं में से पेपर है, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। सेलेक्टेड पर्सन पढ़ोगे तो बिल्कुल अच्छे मार्क्स आएंगे। बाकी पूरी किताबें आपके सामने हैं, आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। तो साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं और मैं पूरा पेपर है वो आपको सॉल्यूशन के साथ बता देता हूँ किस तरह से आपको इनको प्रश्नों के आंसर देने हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे, सबसे पहला जो सेक्शन रहेगा आपका खंड है, जिसमें कि आपको कोई भी गद्यांश वगैरह है वो दिए जाएंगे और उनके बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे, कबीर ने समाज में रहकर समाज का सबसे बड़े समीप से निरीक्षण किया। समाज में फैले जो बवंडर है, भेदभाव है, सांप्रदायिकता आदि का उन्होंने पुष्ट प्रमाण लेकर ऐसा दृढ़ विरोध किया कि किसी हिम्मत नहीं हुई जो उनके अकाट्य तर्कों को काट सके। कबीर ने आप दोस्तों जो समाज में फैली हुई बुराइयां थी उनके रिगार्डिंग यहाँ पे कबीर जी के जो स्टेटमेंट है वो इस पैराग्राफ में लिए गए हैं। कबीर का व्यक्तित्व इतना ऊंचा था कि उनके समीप टिक सकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। इस प्रकार उन्होंने समाज तथा धर्म की बुराइयों को निकाल निकाल कर सबके सामने रखा। ऊंचा नाम रखकर संसार को ठगने वालों को, नकली चेहरों को सबको दिखाया। हर और दीन जो दलित थे उन को ऊपर उठाने का उपदेश देकर अपने व्यक्तित्व को सुधार कर सबके सामने एक महान आदर्श प्रस्तुत किया। कुल मिला के यहाँ पे जो कबीरदास जी थे उनके द्वारा किए गए जो कार्य थे, समाज के जो भेदभाव मिटाने के प्रति कार्य किया हो या फिर ऊंच नीच की भावनाओं को मिटाने का कार्य किया हो, वो स्टेटमेंट यहाँ पे मिलता है। अब यहाँ पे इसको तो आप पढ़ लेना। बाकी अब यहाँ पे दोस्तों मैं मोस्टली बात करूँगा, कोई भी जो गद्यांश आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा उसका पहला क्वेश्चन आपका रहेगा कि उसका उचित शीर्षक है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं शीर्षक की बात करूँ तो कबीर का सामान्यवाद है वो यहाँ पे बताया गया है। कबीर ने क्या क्या स्टेटमेंट दिए हैं उनका किस देखिए, यहाँ इस प्रकार कबीर ने सामान्यवादी दृष्टिकोण अपनाया, तो वही यहाँ पे दिया गया है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, कबीर किस भक्ति मार्ग के प्रसारक थे, यानी कि कबीर जो थे वो किस भक्ति मार्ग पे चलने वाले थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निर्गुण थे ये। देखिए एक तो होता है आपका सगुण। सगुण का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को वो ईश्वर मान ले। जैसे कि आप कृष्ण जी की भक्ति करते हैं तो कृष्ण जी की मूर्ति की आप पूजा करेंगे, उनको आराध्य के रूप में रखेंगे। तो इस प्रकार की होती है सगुण, मतलब आप सामने रख रहे हैं किसी चीज़ को। निर्गुण का मतलब होता है कि आप सामने किसी को नहीं रख रहे। आप जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, जिसको अपन परमात्मा बोलते हैं, आदित्य बोलते हैं, जो दिखाई नहीं देता है लेकिन फिर भी है, ये हम मानते हैं, तो उनकी ही उन्होंने आराध्य की थी। उन्हीं के आधार पे उनकी क्या किया था, भक्ति मार्ग था। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, बी हो जाता है। चलिए साथियों नेक्स्ट पर्सन में बात करूँगा। नेक्स्ट पर्सन जो है मेरा वो है 3 नंबर का, कबीर ने हिंदू मुस्लिम के मध्य दृष्टिकोण अपनाया। तो कौन सा दृष्टिकोण अपनाया था, सामान्यवादी, यही हमने पढ़ा है, इसके बारे में उन्होंने दिया है। कर्म, सेवा, अहिंसा एवं निर्गुण मार्ग के पक्षधर थे। तो कबीर दास के बारे में हमने पढ़ा है, तो सीधी सी बात है कबीरदास जी आ जाएगा। कबीर ने ज्ञान का उपदेश किस भाषा में दिया, ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो 5 नंबर में उन्होंने दिया था आम बोलचाल की भाषा में। उन्होंने किसकी भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में है वो अपने उपदेश दिए थे, ताकि जहाँ पे भी उन्होंने जो उपदेश दिए थे वो सभी को समझ में आ सके। ये सारी बातें आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। बाकी इस प्रकार से पहला क्वेश्चन आपका हल होता है जो कि आपका गद्यांश से रिलेटेड था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट देखिए साथियों, यहाँ पे आपको दिया गया है एक काव्यांश। इसको पढ़कर आपको 6 नंबर से लेकर 10 नंबर तक के प्रश्न पूछे गए हैं जो एक एक नंबर के हैं। फूलों की राह पुरानी है, शूलों की राह नई साथी, सुमन के पथ पर चरणों के कितने ही चिन्ह पड़े होंगे, लायलेत फिर भी चलने को कितने ही चरण खड़े होंगे। मतलब यहाँ पे जो सुमन वगैरह फूल को कहते हैं, इस प्रकार से बोला गया है। यहाँ पे देखिए, पर गैर अछूती सूलों की जो चूमे वही जवानी है, जो लहू सींच कर बढ़ते उनका ही कूच रवानी है। जीवन की चाह पुरानी है, मरने की चाह नहीं साथी, फूलों की राह पुरानी है, शूलों की राह नहीं साथी। तो यहाँ पे कुछ एक स्टेटमेंट दिया गया है जो कि हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे वही कि इसका जो उचित गद्यांश का, सॉरी पद्यांश होगा या गद्यांश, उसका शीर्षक क्या होगा।
तो यहाँ पे शीर्षक क्या होगा, 6 नंबर का जो पर्सन उसमें मेरा बी हो जाएगा, नहीं रहा। आपने यहाँ पर पढ़ा है ना, देखिए, मरने की चाह नहीं साथी, फूलों की राह पुरानी है, शूलों की राह नहीं साथी। यानी कि जब भी हम किसी मार्ग पे चलते हैं तो हमें जो भी कठिनाइयाँ हमारे पूर्व में आई थी या वर्तमान में चल रही है, उनको भूलते हुए हमें आगे बढ़ना होता है। आगे बढ़ने का मतलब है कि हमें नई राह या फिर नया जो समय है, जो या नई चलन है, वो स्टार्ट हमें करना होता है, ताकि हम पिछले जो बातें हैं उनको भूल जाए। ये इसमें सिखाया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, फूल का प्रतीक है। दोस्तों, जो फूल होता है वो किस चीज़ का प्रतीक होता है? तो 7 नंबर में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुंदर कल्पनाओं का। जो फूल है वो सुंदर कल्पनाओं का प्रतीक होता है, तो यहाँ पे मेरा डी नंबर का आंसर हो जाता है। दोस्तों, मैं फिर से बीच में रिक्वेस्ट करूँगा कि सारे पेपर है, क्वेश्चन बैंक है, सभी आ चुकी है। स्टेप बाय स्टेप हम एक एक कर लेंगे, ताकि बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी। इनको आप अच्छे से पढ़ लेना। सेलेक्टेड पेपर है 4 5 5 है, वो मैं आपको दे दूँगा। बहुत सारे पर्सन तो आपको रिपीट में मिलेंगे, जो आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चन होंगे वो तो रिपीट ही मिलेंगे लगभग। बाकी जो भी एक्स्ट्रा रहेंगे वो हम पढ़ लेंगे। अगर हम पूरे 100% पढ़ लेते हैं तो क्या बुरा है? जहाँ पे हमें 1000% पढ़ने की आवश्यकता है, वहाँ हम 100% क्यों नहीं पढ़ सकते? ठीक है, तो वीडियो पे टिके रहिए। बहुत से विद्यार्थी वो टिकेंगे नहीं, चले जाएंगे, कोई बात नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिनको पढ़ना है, जिनको आगे बढ़ना है, वो रुकेंगे, बाकी चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, मैं बात कर रहा था, अगला पर्सन जो था मेरा, क्वेश्चन नंबर 8 था, गैर अछूती से क्या तात्पर्य है? तो 8 नंबर में मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिस रास्ते पर आज तक कोई गया नहीं हो उसको अपन बोलते हैं गेल अछूती। जो लहू सींच कर बढ़ते उसके लिए कहा गया है। लहू सींच कर मतलब जो अपने खून को सींच के फिर आगे बढ़ते हैं, खून पसीने की कमाई बोलते हैं ना, खून पसीने की कमाई करते हुए भी हमने मेहनत की और आज हम इस मुकाम पे हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे 9 नंबर में आ रहा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें। खून लहू सींच कर किसके लिए कहा गया है? जो साहसी होते हैं, जो वीर होते हैं, जो पराक्रमी होते हैं, तो ये सभी मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कूच करना मुहावरे का अर्थ है। कूच करने का मतलब होता है कि प्रस्थान करना, आगे बढ़ना। ठीक है, तो यहाँ पे 10 नंबर में ऑप्शन नंबर मेरा स हो जाएगा, प्रस्थान करना। देखिए, आपने पहले की किताबों में पढ़ा होगा इतिहास की में, कि जो भी सेनाएं होती थी वो दूसरी सेना पे चढ़ाई करने के लिए कूच करती थी। तो कूच करने का मतलब होता है कि प्रस्थान करना, आगे बढ़ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्थान शब्द का जो अर्थ है वो क्या होगा? उत्थान का मतलब तो आप सभी जानते हैं, ये मेरा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पीठ के बल लेटना। ठीक है, इसके बाद देखिए, दिल्ली में फ़ौरन हाजिरी होने का हुक्म किसे दिया गया था? तो किसको दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरा यहाँ पे, किसको? मूर्तिकारों को दिया गया था। अब यहाँ पे देखिए, आपके खालिस्तान यानी कि फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, जिनको भी अपन कर लेते हैं एक एक करके। व्यक्तियों के नाम में डैश डैश संज्ञा होती है। दोस्तों, कोई भी जो व्यक्तियों के नाम होते हैं उसमें कौन सी संज्ञा होती है? तो सीधी सीधी बात है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक, आपको यहाँ पे लिख लेना है। नेक्स्ट देखिए, जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्ति का पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करते हैं, उन्हें क्या, कौन सा सर्वनाम कहते हैं? तो दोस्तों, जो निश्चित मतलब डायरेक्ट इंडिकेट करते हैं किसी चीज़ को, तो उसको अपन बोलते हैं निश्चयवाचक। ठीक है, क्या बोलते हैं? निश्चयवाचक संज्ञा बोलते हैं, सॉरी, सर्वनाम। तुलना की दृष्टि से विशेषण की अवस्थाएं हैं। तो तुलना की दृष्टि से अगर हम देखें तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। कितनी होती है? 3 अवस्थाएं आपको लिखना है। आगे देखिए, रमेश पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में क्रिया है। क्रिया क्या होती है? जो भी कर्ता होता है उसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पे रमेश के द्वारा कौन सी क्रिया जा रही है? पढ़ने की क्रिया की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 नंबर में मेरा क्या हो जाएगा आंसर? पढ़ने की। अब पढ़ने की क्रिया कौन सी है? देखिए, अब हम इसमें प्रश्न करेंगे कि रमेश क्या करता है, हमें क्या का जवाब जो मिलेगा वो मेरा आंसर होगा। अगर कर्ता के हिसाब से आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? मेरा सहकर्मक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सहकर्मक। सहकर्मक और अकर्मक आपने अच्छे से पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो पढ़ लेना भाई। तो यहाँ पे देखिए, कर्ता कह रहा है रमेश पुस्तक पढ़ता है, तो हम क्या बोलेंगे? क्या करता है? तो क्या में क्या आएगा? पढ़ता है। तो पढ़ना मेरी क्या होगी? क्रिया। तो किसके साथ जुड़ रही है भाई? रमेश के साथ। रमेश करता है तो ये मेरी क्या हो जाएगी? सहकर्मक क्रिया। ठीक है, निश्चय शब्द में उपसर्ग है, तो निश्चय में कौन सा हो जाएगा? निस हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, हलंत वाला। इसके बाद देखिए, अगला है, जिन प्रत्ययों में किसी गुण का बोध होता है वे किस प्रकार के प्रत्यय होते हैं? तो दोस्तों, वो होते हैं, गुण होता है तो सीधी सीधी बात है, कौन से हो जाएंगे? गुणवाचक हो जाएंगे। ठीक है, आपको गुणवाचक लिख लेना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित अतिलघुतात्मक प्रश्न आपको मिलेंगे अब। ठीक है, संधि एवं संयोग में अंतर है। संधि और संयोग में आपको अंतर बताना है। देखिए,
दो या दो से अधिक वर्णों के मिलन से जो पैदा होते हैं, जो विकार होता है, उसके द्वारा जो बनते हैं वो संधि होते हैं। दो वर्णों के मिलन से कोई विकार उत्पन्न न होने पर संयोग होता है। मान लीजिए कि आपका विकार उत्पन्न हो जाता है तो उसको तो अपन बोलेंगे क्या? संधि। ठीक है। अगर कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है तो उसको अपन बोलते हैं संयोग। ठीक है, तो ये अंतर आपको समझ में आ गया होगा। दो या दो से अधिक से वर्णों के मिलने से अगर कोई विकार होता है तो संधि, नहीं होता है तो संयोग। समास की परिभाषा बतानी है। देखिए द्विगु में हमारा क्या आता है, जो संख्याएं आती है वो आती है हमारी। द्विगु में और छिपा, द्वंद्व में गणना आवत। इस प्रकार से एक स्टेटमेंट है जो कि मेरे टाइम में मैंने पढ़ा था, हमारे अध्यापक ने हमें पढ़ाया गया था। तो यहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं जिससे भी आप करना चाहें। तो द्विगु समास जो होता है वो संख्यावाची होता है। ठीक है, तो इसमें हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि द्विगु समास की परिभाषा में कि जो जिसका पहला पद क्या होगा? संख्यावाची होगा। कौन सा होगा? संख्यावाची। ठीक है, संख्यावाची होगा। और दूसरा पद जो है वो तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। पहला पद अगर संख्यावाची होगा, संख्यावाची, जैसे कि चौराहा, चौराहा, ठीक है, या फिर तिराया, तिराया, ठीक है, तिराया होगा। चौ मतलब चार को इंडिकेट कर रहा है, ती मतलब तीन को इंडिकेट कर रहा है, तो संख्यावाची हो गया ना। बस ऐसे आपको याद करना है। खरा उतारना मुहावरे का अर्थ है वो हमें बताना है। खरा उतरने का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? यानी कि हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि आपके हिसाब से श्रेष्ठ प्रमाणित करना। ठीक है, किसी चीज़ को श्रेष्ठ प्रमाणित होना। ठीक है, इसके बाद देखिए खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाक्य का प्रयोग करना है। तो इसको आप किसी भी तरीके से आप बता सकते हैं। फिलहाल जैसे कि आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं में, आप जी तोड़ के मेहनत कर रहे हैं, आप यूट्यूब से भी पढ़ रहे हैं, आप टीचर के माध्यम से पढ़ रहे हैं, जहाँ से भी आप पढ़ना चाहते हैं, ज्ञान लेना चाहते हैं, परीक्षाओं के रिगार्डिंग पेपर है उनको पढ़ना चाहते हैं ताकि मैं अच्छे से अच्छे अंक ला सकूँ। आप पढ़ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में आपका रिजल्ट क्या आता है भाई? मेरी तो 40% ही बनी। तो इसका मतलब क्या हो गया? खोदा पहाड़ निकली चूहिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं अगर आप ऐसे मेहनत करते हैं। ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं। बाल गोविंद ग्रस्त थे फिर भी उन्हें भगत क्यों कहा जाता था? तो यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाल गोविंद ग्रस्त संत थे। कौन से थे वो? ग्रस्त संत थे, ग्रस्त संत थे वो। ठीक है, और उनका आचरण सोच और प्रवृत्ति साधु संतों जैसी थी। ठीक है, इस प्रकार से उनको भगत कहा जाता था। लेखक ने फादर को याद करना शांत संगीत जैसा क्यों कहा है? तो इसमें आप क्या करेंगे? इसमें दोस्तों आप करेंगे कि जो फादर बुल के सन्यासी व धर्मगुरु थे। ठीक है, लेखक के परिवार के साथ साथ आत्मीय संबंध थे, इसलिए उन्हें याद करना और शांत संगीत जैसा लगता था। ठीक है, इसके बाद देखिए हारिल की लकड़ी से क्या तात्पर्य है? हारिल की लकड़ी के आप लिखेंगे कि हारिल एक पक्षी का नाम है। किसका नाम था? एक पक्षी का नाम था। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे कि हारिल एक पक्षी का नाम था और हाँ, जो हमेशा अपने मुंह से एक लकड़ी को पकड़े रखता था। ठीक है, तो यहाँ पे आप हारिल की लकड़ी, हारिल का लकड़ी का मतलब हो गया कि एक प्रकार का पक्षी जो हमेशा लकड़ी को मुंह में पकड़े रखता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। परशुराम किसके कुल के घोर शत्रु माने जाते हैं? तो दोस्तों जो परशुराम है वो क्षत्रियो के, किसके? क्षत्रियो के। आपने पढ़ा था कि जो परशुराम थे वो जब राम जी वगैरह, रावण जी वगैरह जो थे, राम वगैरह थे सॉरी, जो वहाँ पे जाते हैं। ठीक है, और सीता मैया के जो पिताजी होते हैं और वो स्वयंवर की बात करते हैं कि इस बाण को कौन तोड़ेगा वगैरह, तोड़ देते हैं, फिर वहाँ पे आ जाते हैं। तो वो क्षत्रियों के क्या थे? घोर विरोधी थे। इसी बात है कि एक कहानी, यह भी इसके द्वारा लिखा गया आत्मकथ्य है। तो यहाँ पे दोस्तों एक छूट गया मेरा, आत्मकथ्य कविता में किसकी अभिव्यक्ति हुई है? दोस्तों इसमें जयशंकर प्रसाद के जीवन से यथार्थ एवं अभाव की अभिव्यक्ति हुई है। किसके बारे में हुई है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है वो भी ये एक क्या है? एक कहानी है और मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया आत्मकथ्य है। ठीक है, एक कहानी ये भी मनु भंडारी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए अखबारों के पन्ने किस बात को लेकर रंग गए थे? तो अखबारों के पन्ने जॉर्ज पंचम, दोस्तों आपने पढ़ा होगा जॉर्ज पंचम की जो कठी नाक थी इसके बारे में। तो यहाँ पे जॉर्ज जो पंचम थी, ठीक है, जॉर्ज पंचम, ठीक है, जॉर्ज पंचम की कटी नाक पर होने वाले बहसों को लेकर रंग गए थे। ठीक है, इसके बाद देखिए साना साना हाथ जोड़ी डैश डैश यात्रा वर्थ में भारत के किस क्षेत्र की यात्रा का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों इसमें पूर्वोत्तर भारत, किसकी? पूर्वोत्तर जो भारत था हमारा, ठीक है, उसकी विवरण किया गया था। यहाँ पे भारत शब्द आया तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि वर्तमान में हमारा जो भारत देश है उसके संविधान में भारत के लिए भारत और इंडिया दो शब्द लिए गए थे पहले।
जिनको इंडिया को हटा दिया गया है और भारत शब्द ही अब आपको वर्तमान में जो नई किताबें छप के आएंगी उसमें मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद एक यहाँ पे खंड ब है जिसमें कि आपको कुछ से प्रश्न दिए जाएंगे। जैसा कि मैं पहला प्रश्न की बात करता हूँ, मैं क्यों लिखता हूँ। पाठ के लेखक ने अपने विज्ञान के ज्ञान के बारे में क्या बतलाया है। तो ये थोड़े बड़े प्रश्न हो गए, ये आपको पढ़ना है, याद कर लेना है, इनके आंसर तो देख लेना। नार्गे ने धर्मचक्र की क्या विशेषताएं बताई है। साना साना हाथ जोड़ी अध्याय के आधार पर आपको इसको लिखना है। मैं ओरली अगर आपको बताऊं तो लेखिका पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगकोट गई थी। वहां पर एक कुटिया में घूमता चक्र देखा। पूछने पर नार्गे ने बताया कि यह धर्मचक्र अर्थात प्रेयर व्हील है, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। इस प्रकार की बातें यहाँ पे बताई गई थी। ठीक है, कठोर हृदय समझने वाली दुलारी टन्नू की मृत्यु पर क्यों विचलित हो उठी थी। इसका भी आंसर आपको देना है। तो इसका भी आप अपने हिसाब से देंगे कि जो पार्ट में आपने पढ़ा था कि टन्नू की मृत्यु एक विचलित हो उठी थी क्योंकि उनके मन में उसके लिए एक अलग ही स्थान बन गया था। इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्रिया वाच्य किसे कहते हैं। देखिए, क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि वाक्य में क्रिया द्वारा जो कार्य किया गया है उसका विषय कर्ता है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, तो क्रियावाच्य का मतलब होता है कि अगर कोई भी कार्य है वो कर्ता के ऊपर जा रहा है तो वो क्रियावाच्य कहलाता है। ठीक है, जिस प्रकार क्रिया से एक संबंध चलता है उसे वाच्य कहते हैं और जिसका संबंध क्रिया से रहता है उसको वाच्य कहते हैं। यहाँ पे देखिए अट नहीं रही कविता के आधार पर फाल्गुन ऋतु के सौंदर्य के बारे में संक्षेप में आपको लिखना है। इसके बाद देखिए लखनवी अंदाज के पाठ के आधार पर नवाब साहब के व्यक्तित्व का आपको परिचय देना है। ठीक है, ये आपको कर लेना है भाई। इसके बाद देखिए बच्चे की तंदुरुस्त मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बच्चे की जो तंदुरुस्त मुस्कान का कवि के मन पर यह प्रभाव पड़ा कि वह उसे देखकर प्रसन्न हो उठा। कभी भी आप बच्चों को देखेंगे तो वो खिलखिलाते रहते हैं, हंसते रहते हैं, तो आप भी उनको देख के हंसते हैं, खिलखिलाते हैं। ये एक स्वभाव सी बात है। ठीक है, तो उसका उदास मन सुंदर कल्पनाओं में डूब जाता है। किसका, कवि का। ठीक है, उसे लगता है कि मानो उसकी झोपड़ी में कमल के फूल खिल उठे हो, मानो पत्थर जैसे दिल में प्यार की धारा उमड़ रही हो, बांस और बबुल के पेड़ जैसे नीरस जीवन में प्रफुल्लता और कोमलता रूपी शेफालिकाओं के फूल झड़ने लगे। उस प्रकार की उसके मन में प्रभाव उमड़ने लगे। कन्यादान कविता में बेटी को अंतिम पूंजी क्यों कहा गया है, रट लेना भाई, पिछली बार भी परीक्षा में आया था, इस बार भी संभावनाएं हैं। ठीक है, और जो पेपर मैं बता रहा हूँ आपको बोर्ड के द्वारा जारी किए गए पेपर है। थोड़ा सा देखिए समय ज़रूर लग रहा है, 15-20 मिनट का। 15-20 मिनट अगर आप निकाल लेते हैं तो मेरे को लगता है कि आप आराम से प्रश्नों को याद कर पाएंगे। तो प्लीज़ मैं भी इससे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और व्हाट्सअप टेलीग्राम वगैरह को आप ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और हमें कमेंट भी कर देना। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले लोग कैप्टन क्यों कहलाते हैं, पिछली बार आ चुका है ये प्रश्न। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती है। तो ये अभी अभी हमने पढ़ा फादर के पार्ट के बारे में। एक कहानी ये भी देखिए, छोटे प्रश्न भी है और साथ साथ बड़े प्रश्न भी बन रहे हैं। पाठ के आधार पर लेखक के व्यक्तित्व की 3 विशेषताएं आपको बतानी है। तुलसीदास जी का जीवन परिचय कृत ये आपको बताना है। राम वृक्ष बेनपुरी का जीवन परिचय आपको बताना है। इसके बाद देखिए खंड से आता है जिसमें आपको एक गद्यांश दिया जाएगा जिसकी आपको सह प्रसंग व्याख्या करनी है। व्याख्या आप जानते हैं किस प्रकार से करते हैं। व्याख्या के लिए आपको क्या करना होगा, जो भी गद्यांश आपको दिया गया है तो वहाँ पे आपको लिखना होगा कि ये पाठ किस लिए गया है, किस कवि ने लिखा है और इसमें क्या क्या बातें कही गई है। ठीक है, प्रसंग का मतलब क्या होता है कि ये कहाँ से लिया गया है और किसके बारे में कहा गया है, ये प्रसंग होता है। व्याख्या मतलब ये जो स्टेटमेंट है इसकी व्याख्या करनी है आपको। ठीक है, समझिए। तो यहाँ पे ये पूरा मिल जाता है। 2 दिए गए हैं, दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करता हूँ मैं। यहाँ पे एक आपको अपठित पद्यांश दिया जाएगा, यानी कि जो कविता के भाव होते हैं वो दिए जाएंगे। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धर धारा ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना से पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, ब्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो यहाँ पे जो बादल है उनके बारे में बताया गया है। दूसरा एक और मिल जाता है, तो उनमें से आप कोई सा भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन से तर्क दिए। देखिए अभी मैंने बताया था ना कि जो धनुष तोड़ा गया था उस समय आते हैं, तो वही स्टेटमेंट यहाँ पे पूछ लिया गया है आपको। इसके बाद देखिए अगला दूसरा दिया गया है, आरसी से अंबर में आबासी उजारी लागे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। इन पंक्तियों के भाव सौंदर्य वगैरह जो है आपको बताने होंगे। इसके बाद देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, नवाब साहब ने
आपने खानदानी रही सोने पर का भाव किस प्रकार प्रकट किया? लखनवी अंदाज जो व्यंग्य था उसके आधार पे आपको लिखना है। बहुत आराम से आप इसको लिख सकते हैं कि लखनवी अंदाज जो पार्ट था उसमें आपको कैसे लिखा गया था। ठीक है, चलिए मैं बात करता हूँ। देखिए, नवाब साहब सीट पर पालती मारकर आराम से बैठे, सामने तौलिए पर कच्चे आ, ताजे खीरे रखे, खीरों को उठाया, लोटे के पानी से उनको धोया, फिर उन्होंने पोंछा, जेब से चाकू निकाला, पहले खीरे के दोनों सिरों को काटा, फिर गोद कर खीरे का झाग बाहर निकाला, मतलब खीरे में जो बीज वगैरह आते हैं उनको निकाला। इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। शीला अग्रवाल कौन थी और मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए निबंध का निर्माण करना है। निबंध का निर्माण में यह कुछ कुछ दिए गए हैं। दहेज प्रथा के बारे में दिया गया है, विद्यार्थी जीवन के बारे में, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, समय का सदुपयोग। इनमें से आप किसी पे भी लिख सकते हैं। ये जो पॉइंट आपको दिए गए हैं ये आपको इंडिकेट करना है, ये आपको टॉपिक में लिखना है और फिर इनके अंदर लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करता हूँ मैं। आगे आपका आता है यहाँ पे, स्वयं को शास्त्री नगर का सुधांशु मानकर अपने छोटे भाई को धूम्रपान एवं नशे की लत से दूर रहने की समझाइश देते हुए पत्र लिखना है। दोस्तों ये मैंने सुबह आपको एक क्वेश्चन बैंक बताया था, अगर आपने देखा हो तो पिछला वीडियो, उसमें मैंने ये बताया था। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे छप चुका है पेपर में। यहाँ पे देखिए, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोमपुर की ओर से अपने जिला रामपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र लिखिए, जिसमें विद्यालय के छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण ये भी उसमें दिया गया था। तो जो प्रश्न बैंक में आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं वो ही आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। मैं पहले बता देता हूँ आपको, यकीन ना हो तो जब पेपर लग जाएंगे तब यकीन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको अच्छा लगे। यहाँ पे देखिए अगला जो है, ये अथवा में जो दिए गए हैं, अथवा में दो और आपको मिलेंगे। इसमें देखिए वार्षिक उत्सव के बारे में बताया गया है और साथ ही साथ रेड क्रॉस सोसाइटी के रक्त शिविर का आयोजन जो है उसके संबंध में आपको विज्ञापन लिखना है। विज्ञापन आप जरूर याद करना, विज्ञापन कैसे लिखा जाता है। ठीक है, 100% आएगा, एक आएगा ही आएगा, सब पता है आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन आपको विज्ञापन का थोड़ा तरीका आपको देख लेना है। बाकी मैं आपको पत्र लिखना, विज्ञापन लिखना, इसका अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा पेपर हमारा हो जाता है कक्षा 10वीं के लिए, जो कि हमने यहाँ पे हिंदी के लिए फर्स्ट जो आपका प्रथम जो पेपर था बोर्ड की ओर से जारी, वो मैंने आपको बता दिया है। चलिए मिलेंगे अगले पेपर के साथ अगले वीडियो में। बाकी आपका कोई भी कमेंट आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।